प्रश्न नंबर 19, मनुष्य में विक्र एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, यानी कि मनुष्य में विक्र यानी किडनी एक तंत्र का भाग है जो संभवित है। तो यहाँ पर सी आएगा उत्सर्जन तंत्र, क्योंकि उत्सर्जन तंत्र के अंदर विक्र यानी किडनी आई होती है। तो विक्र यानी किडनी किस तंत्र का भाग है? तो उत्सर्जन तंत्र का। 20वां प्रश्न है, पादप यानी वनस्पति में जाइलम यानी जलवाहक उत्तक उत्तरदायी है, यानी जलवाहक उत्तक का काम बताना है, यानी जाइलम का काम बताना है। तो यहाँ पर आएगा ए जल का वहन, यानी वनस्पति में जाइलम यानी जलवाहक उत्तक जल का वहन करती है, यानी किसके लिए जवाबदार है? तो पानी के वहन के लिए, इसलिए ए आएगा जल का वहन। 21वां प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, यानी स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक यानी क्या जरूरत है, किसकी जरूरत होती है? तो यहाँ पर देखिए स्वपोषी पोषण वनस्पति में होता है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, ए कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, बी क्लोरोफिल, सी सूर्य का प्रकाश और डी उपरोक्त सभी। तो कभी अगर आपको विकल्प में उपरोक्त सभी यानी सभी दिया हो तो आपको याद रखने का कि एक बार आपको उस पर जरूर विचार करने का कि उपरोक्त सभी दिया है तो ऊपर के तीनों विकल्प इसमें हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो इसमें देखिए तो स्वपोषी पोषण वनस्पति में होता है और वनस्पति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किसकी आवश्यकता होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल की भी आवश्यकता होती है, सूर्य प्रकाश की भी आवश्यकता होती है, इसलिए यहाँ पर आएगा उपरोक्त सभी। तो डी आएगा उपरोक्त सभी। 22वां प्रश्न है, पाइरुवेट के विघटन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है, यानी यह क्रिया किसके अंदर होती है यह हमें बताना है। तो पाइरुवेट यानी आपको याद रखना है कि श्वसन के जो प्रकार है उसमें हमने पढ़ा है कि ग्लूकोज का पहले कोशिका द्रव्य में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विघटन होता है और पाइरुवेट बनता है, और फिर पाइरुवेट का 3 प्रकार का विघटन हमने पढ़ा हुआ है। एक ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पानी बनता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर हमने ये देखा है कि ये वायवीय श्वसन होगा। तो वायवीय श्वसन में पाइरुवेट का जब विघटन होता है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और यह प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और तब जाकर कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा मिलती है। और 2 और विघटन होते हैं पाइरुवेट के, जिसमें एक में ऑक्सीजन का अभाव होता है, जो ईस्ट में होता है उसमें बनता है एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा उत्पन्न होती है। और एक हमारे अंदर कभी कभी जब ऑक्सीजन का अभाव होता है हमारी मांसपेशियों में तो पाइरुवेट का विघटन होता है और बनता है लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा उत्पन्न होती है। लेकिन यहाँ पर पाइरुवेट का विघटन होकर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी और ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो यह प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया यानी कणाभ सूत्र में होती है, इसलिए बी आएगा माइटोकॉन्ड्रिया। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति अंतःस्राव है ये हमें बताना है, यानी प्लांट हार्मोन है। तो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा वनस्पति अंतःस्राव है। तो यहाँ पे इंसुलिन यह जंतु अंतःस्राव यानी प्राणी अंतःस्राव है, थायरोक्सिन यह भी प्राणी अंतःस्राव है, एस्ट्रोजन यह भी प्राणी अंतःस्राव है, वनस्पति अंतःस्राव साइटोकाइनिन है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ऑक्सिन, जिबेरेलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक अम्ल यह वनस्पति अंतःस्राव है, इसलिए यहाँ पर आएगा साइटोकाइनिन, डी साइटोकाइनिन। 24वां प्रश्न है, 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं,
यानी दो तंत्रिका कोशिका के बीच में जो रिक्त स्थान होता है उसको क्या कहते हैं? तो यहाँ पर दो तंत्रिका कोशिका है, उनके बीच के रिक्त स्थान को सिनेप्स कहते हैं, इसलिए बी आएगा सिनेप्स आएगा। तो यहाँ पर बी सिनेप्स। 25वां एमसीक्यू है, मस्तिष्क उत्तरदायी है, यानी मस्तिष्क किसके लिए जवाबदार है? तो यहाँ पर ए विकल्प दिया है सोचने के लिए, तो हमने पढ़ा है अग्र मस्तिष्क में सोचने वाला भाग है। बी हृदय स्पंदन के लिए, यानी कि बराबर हृदय के धड़कने के लिए, तो ये हमने पढ़ा है कि लंब मज्जा में हृदय की धड़कन के नियंत्रण के केंद्र होते हैं। सी शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, तो अनुमस्तिष्क जो है वो शरीर का संतुलन बनाए रखता है। डी उपरोक्त सभी, यानी ए बी सी तीनों आएंगे, तो इसलिए हमारा यह आएगा यहाँ पर डी उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 26, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, एसेक्सुअल जनन मुकुलन यानी बडिंग द्वारा होता है, किसके अंदर होता है? तो हमें बताना है। तो यहाँ पर आएगा ईस्ट में मुकुलन यानी बडिंग कई बार होता है, इसलिए बर्ड की श्रृंखला बनती है, इसलिए उसे बडिंग कहते हैं। तो यहाँ पर उसे हिंदी में मुकुलन कहते हैं, यानी कि ईस्ट में शरीर का कुछ भाग उभर आता है और उसके बाद वो उभरा हुआ भाग एक नया सजीव बनाता है, इसलिए यहाँ पर आएगा ईस्ट। 27वां प्रश्न है, पराग कोश में होते हैं, यानी पराग कोश के अंदर क्या होता है? तो हमें मालूम है कि पराग कोश के अंदर पराग कण होते हैं, इसलिए डी आएगा पराग कण। तो यहाँ पर पराग कोश के अंदर क्या होता है, यानी पराग कोश के अंदर क्या पाया जाता है? तो पराग कण, तो डी आएगा पराग कण। 28वां प्रश्न है, मेंडल के एक प्रयोग में लंबे मटर के पौधे जिनके बैंगनी पुष्प थे का संकरण बौने पौधों जिनके सफेद पुष्प थे से कराया गया। इनकी संतति के सभी पौधों में पुष्प बैंगनी रंग के थे, परंतु उनमें से लगभग आधे बौने थे। इससे कहा जा सकता है कि लंबे जनक पौधों की आनुवांशिक रचना निम्न थी, यानी कि जो लंबे पौधे थे और बैंगनी रंग के थे बराबर, तो यहाँ पर उसकी जो जीन रचना थी उसको हम ऐसे दर्शाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल डब्ल्यू। तो यहाँ पर जीन रचना आएगी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल डब्ल्यू। प्रश्न नंबर 29, समजात अंगों का उदाहरण है। अब समजात अंग यानी कि जिनकी रचना अंतस्थ रचना समान हो लेकिन कार्य अलग अलग करते हो, तो उनको बोलते हैं समजात अंग अथवा सममूलक अंग अथवा रचना सदृश अंग कहते हैं। तो यहाँ पर ए हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्र पाद यानी पैर, आगे के पैर, तो ये समजात अंग का उदाहरण है, तो ये सही है। बी हमारे दांत और हाथी के दांत, तो ये भी समजात अंग का उदाहरण है, सही है। आलू एवं घास के ऊपरी भूस्तारी, तो ये भी कथन कैसा है, सही है। तो इसका मतलब समजात अंगों के उदाहरण ये तीनों हैं, इसलिए डी विकल्प आएगा उपरोक्त सभी। 30वां प्रश्न है, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो विकास की दृष्टि से हम किससे अधिक समानता रखते हैं? तो ए आएगा चीन के विद्यार्थी से। तो यहाँ पर आएगा ए, क्योंकि हमारा विकास और चीन के अंदर रहने वाले विद्यार्थी का विकास
एक जैसा होता है, इसलिए हम ज़्यादातर उससे समानता रखेंगे, क्योंकि हम और चीन का विद्यार्थी हम सब होमो सैपियंस है, इसलिए हम उससे विकासीय दृष्टि से अधिक समानता रखते हैं। प्रश्न नंबर 31, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? यानी कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, यानी किसका उपयोग नहीं किया जा सकता? तो यहाँ पर आएगा डी, मिट्टी। मिट्टी का उपयोग करके हम कभी भी लेंस नहीं बना सकते। 32वां प्रश्न है, किसी बिंब यानी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब यानी वस्तु से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? यानी कि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने कहाँ पर रखो कि उसका जो प्रतिबिंब बने वो आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा हो। तो इसके लिए हमें वस्तु को डी, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में जब हम रखेंगे तभी केवल एक बार आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, इसलिए बराबर यहाँ पर डी आएगा, क्योंकि बाकी सब में बराबर प्रतिबिंब जो बनेगा वो प्रतिबिंब बराबर वास्तविक होगा, इसलिए ये तीनों आएंगे नहीं। आभासी कहाँ है, इसलिए डी आएगा, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में। प्रश्न नंबर 33, किसी बिंब यानी वस्तु का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? यानी कि आपको ये याद रखना है कि किसी भी वस्तु का वास्तविक और वस्तु के जितना ही प्रतिबिंब यानी वस्तु के ऊंचाई जितना प्रतिबिंब अगर प्राप्त करना है तो हमें उस वस्तु को उत्तल लेंस के सामने वक्रता केंद्र पर रखना पड़ता है। तो वक्रता केंद्र को लेंस में 2f1 से दर्शाते हैं, यानी कि फोकस दूरी से दुगनी दूरी पर रखना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर बी आएगा, फोकस दूरी से बराबर दुगनी दूरी पर, यानी फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर रखना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पर आएगा बी, फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर। चौंतीसवां प्रश्न है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेमी है, दर्पण तथा लेंस संभवतः है। तो यहाँ पर यानी कि यहाँ पर फोकस दूरी यानी स्मॉल एफ का मान -15 सेमी दिया है। तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि ए दोनों अवतल होंगे, यानी दर्पण और लेंस दोनों कैसे होंगे? अवतल। तो इसलिए ए आएगा, दोनों अवतल। बाकी के भी 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन हमारा उत्तर आएगा ए, दोनों अवतल। 35वां प्रश्न है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है। यानी कि आप किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हो, आपका हमेशा प्रतिबिंब जो बनेगा वो सीधा बनेगा। तो वो दर्पण कौन सा होगा? तो डी, या तो समतल दर्पण होगा अथवा उत्तल दर्पण होगा, इसलिए डी आएगा, समतल या उत्तल दर्पण। प्रश्न नंबर 36,
किसी शब्दकोश यानी डिक्शनरी में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो आपको डिक्शनरी के अंदर जो छपे छोटे अक्षर हैं उनको पढ़ते समय कौन से लेंस का उपयोग करना होगा। तो हमें मालूम है कि शब्दकोश में जो छोटे अक्षर होते हैं उनको हमें बड़ा देखना होगा, और बड़ा देखना होगा तो हमें उत्तल लेंस का उपयोग करना पड़ता है, क्योंकि उत्तल लेंस से हमेशा प्रतिबिंब बड़ा बनता है। अब ये देखना है कि उसकी क्षमता अधिक होनी चाहिए, यानी शक्तिशाली अधिक होना चाहिए। तो जिसकी फोकस दूरी कम होती है वो अधिक शक्तिशाली होता है, इसलिए यहाँ पर सी आएगा। 5 सेमी फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, तो सी आएगा 5 सेमी का फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। क्योंकि यहाँ पर 50 सेमी का भी उत्तल लेंस दिया है, लेकिन 50 और 5 में 5 की फोकस दूरी बराबर कैसी है, कम है, इसलिए वो अधिक शक्तिशाली है। इसलिए हमें यहाँ पर उत्तल लेंस चाहिए और उसकी फोकस दूरी कम होनी चाहिए, इसलिए आएगा सी 5 सेमी फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। 37वां प्रश्न दिया है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का कारण है। यानी कि मनुष्य के आँख में जो लेंस होता है वो फोकस दूरी को बदलकर विभिन्न दूरी पर रखी गई वस्तुओं को बराबर फोकसित कर सकता है, यानी उसका प्रतिबिंब बना सकता है रेटिना पर। तो ऐसा हो पाने का कारण क्या है, तो वो है उसकी समंजन क्षमता। तो यहाँ पर आएगा उसकी समंजन क्षमता। तो यहाँ पर आएगा समंजन क्षमता, और भी विकल्प दिए गए थे लेकिन यहाँ पर बी आएगा समंजन क्षमता। प्रश्न नंबर 38, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है, यानी मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं उस भाग को क्या कहते हैं, तो उस भाग को डी दृष्टिपटल अथवा रेटिना कहते हैं। तो यहाँ पर आएगा दृष्टिपटल या तो रेटिना, तो इसलिए डी आएगा दृष्टिपटल या रेटिना। 39वां प्रश्न है, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है लगभग, यानी कि उसकी न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो हमें मालूम है वयस्क व्यक्ति का सामान्य दृष्टि अंतर होता है 25 सेमी से अनंत दूरी। तो यहाँ पर 25 सेमी उसकी न्यूनतम दूरी है, यानी अल्पतम दूरी है, तो इसलिए यहाँ पर आएगा सी 25 सेमी। और अगर अधिकतम दूरी पूछता तो यहाँ पर आता अनंत, यानी कि यहाँ पर सी 25 सेमी आएगा, क्योंकि न्यूनतम दूरी पूछी है, अल्पतम दूरी पूछी है, इसलिए यहाँ पर आएगा 25 सेमी। 40वां प्रश्न है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, यानी अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में किसके द्वारा परिवर्तन किया जाता है ये हमें बताना है। तो सी आएगा पक्षमाभि पेशी द्वारा, यानी कि सीलियरी स्नायु भी कहते हैं उसको, तो यानी सीलियरी मांसपेशी के द्वारा अथवा पक्षमाभि पेशी द्वारा। तो सी आएगा पक्षमाभि पेशी के द्वारा।